जब जायन ने ये सुना तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसने तुरंत स्पष्ट करते हुए कहा, काव्यानयन युवा सुंदरी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे साथ यह व्यक्ति जीवित नहीं है, ये तो बस एक शव है जिसे मैंने सूक्ष्म जादुई विधि से परिष्कृत किया है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसका निरीक्षण करेंगी तो सब स्पष्ट हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करते ही जायन ने स्वयं रुककर काव्यानयन का इंतजार किया, ताकि वह टेढ़ा आत्मा को जियांगशी के रूप में पहचान सके। वह भयावह कठोर शव जो हवा में तैरता सा प्रतीत हो रहा था, उसकी आंखें खाली और मृत्यु की ठंडक से भरी हुईं। कुछ ही पलों बाद काव्यानयन की सुंदर भौहें सिकुड़ी और फिर फैल गईं। उसकी आवाज में क्षमा का भाव झलकता हुआ बोली, मैं भ्रमित हो गई थी। जायन सीनियर, कृपया अंदर आएं। काव्यानयन के क्षमापूर्ण स्वर पर जायन ने कोई ध्यान न दिया, बल्कि अपनी दिव्य पवन नौक पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जहां हवा में हल्की ठंडक और बांस के जंगलों की सौंधी सुगंध घुली हुई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दृश्य अचानक उजागर हो गया। पिछली यात्रा में देखे गए वे बांस के घर फिर से प्रकट हुए, हरे भरे बांसों के घने पर्दे के बीच छिपे हुए, जहां हवा की सरसराहट रहस्यमयी संगीत की तरह गूंज रही थी। बांस के घरों के सामने दो स्त्रियां खड़ी थीं, काव्यानयन और उसकी सुंदर नौकरानी मीरा। दोनों ही शुद्ध श्वेत वस्त्रों में मग्न थीं, किंतु काव्यानयन का परिधान जायन को स्तब्ध कर गया। वह विधवा का सादा सफेद साड़ी पहने थी, जो उसके मुखमंडल की थकान और उदासी को और गहरा बनाता था, मानो वर्षों की पीड़ा उसके कंधों पर लदी हो। विधवा काव्यानयन, जायन सीनियर को प्रणाम करती हूँ। काव्यानयन ने जायन को आते देख आगे बढ़कर कृपा से अभिवादन किया, किंतु उसके चेहरे की क्षीणता और आंखों की नमी ने जायन के मन में संदेह की लहर दौड़ा दी। ये वही बुद्धिमान चतुर स्त्री नहीं लग रही थी जो पहले थी, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा प्रतीत हो रही थी। काव्यानयन युवा को इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं, जायन ने विनम्रता से उत्तर दिया, कुछ शिष्टाचारपूर्ण शब्दों के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए। इसी समय काव्यानयन के पीछे खड़ी युवा नौकरानी मीरा ने आगे सरककर जायन को अभिवादन किया। उसकी आंखों में भक्ति और भय का मिश्रण झलक रहा था। जायन ने उदासीनता से सिर हिलाया, उसका ध्यान काव्यानयन पर केंद्रित था। ये स्पष्ट था कि काव्यानयन का इरादा वहीं खड़े होकर लंबी बातचीत करने का नहीं था। उसने जबरदस्ती मुस्कान खींची और जायन को एक बड़े बांस के कमरे की ओर ले गई, जहां हवा में हल्की अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी, जो मृत्यु के साय को और गहरा बनाती थी। कमरे में प्रवेश करते ही जायन दंग रह गया। द्वार के ठीक बगल में एक मेज पर काला स्मृति चिन्ह रखा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में पति कुनिश राव उकेरा हुआ था, और उसके सामने छोटा सा अगरबत्ती का धूपदान था, जिसमें कुछ जलती अगरबत्तियां धुएं की पतली लकीरें छोड़ रही थीं, जो हवा में विलीन होकर उदासी की परतें बुन रही थीं। इस दृश्य को देखकर जायन को तुरंत सब समझ आ गया, कुनिश राव की मृत्यु हो चुकी थी। झटके से उबरते हुए जायन ने गहरी सांस ली और स्वयं आगे बढ़कर मेज के पास पहुंचा। उसने अपनी थैली से एक अगरबत्ती निकाली, उसे प्रज्वलित किया और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए धूपदानी में रख दिया। उसके मन में हल्का सा दुख का स्पंदन उठा। काव्यानयन युवा, ये कैसे हुआ? प्रणाम समाप्त कर वह पलटकर कोमल स्वर में पूछा, उसकी आंखों में सहानुभूति की चमक। बहुत कुछ कहना है, क्या मैं सीनियर को दूसरे कमरे में विस्तार से बता दूं? काव्यानयन ने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक उठे। अब वह पहले जैसी चतुर स्त्री नहीं लग रही थी, बस एक दयनीय विधवा युवती, जिसके चेहरे पर जीवन की कठोरता की रेखाएं उभर आई थीं। जायन ने मौन में सिर हिलाया। काव्यानयन ने जायन को सटे हुए कमरे में ले जाकर आसन ग्रहण कराया। मीरा ने फुर्ती से चाय की केतली उबाली और जायन के लिए एक कप मधुर सुगंधित चाय परोस दी, जिसकी भाप हवा में उठती हुई उनके बीच के तनाव को थोड़ा नरम कर रही थी। जायन ने चाय का घूंट लिया, कप रखा और गंभीर स्वर में बोला, मैंने सचमुच कल्पना भी न की थी कि कुछ महीनों बाद कुनिश राव साथी को ऐसी विपत्ति आ जाएगी। देवता तो मनुष्यों से खिलवाड़ ही करते हैं। हाँ, कुनिश राव और काव्यानयन युवा कब विवाहित हुए? यदि मुझे पता होता तो मैं निश्चय ही उपहार भेजता। काव्यानयन ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर देने को उद्यत हुई, किंतु मीरा ने बीच में बोल दिया, सीनियर, हमारी कुल की युवा स्वामिनी ने कुनिश राव युवा की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से उनकी विधवा बनने का निर्णय लिया है। जायन पुनर्तः स्तब्ध हो गया और आश्चर्य से काव्यानयन को देखने लगा। उसके मन में प्रश्नों का भंवर उठा। मीरा सत्य कह रही है। मैंने कुनिश राव के लिए विधवा व्रत धारण करने का फैसला किया है। काव्यानयन ने धीरे से सिर हिलाते हुए पुष्टि की, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्योति। यह जायन शब्दहीन हो गया। मैंने कुनिश राव से अनेक बार जीवन रक्षा की कृपा प्राप्त की है, ऐसा ऋण जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। यदि वे जीवित होते तो शादी तो समय की बात होती। अब मैं वही कर रही हूं जो मेरा कर्तव्य है, काव्यानयन ने शांत भाव से कहा और अपनी निर्मल हथेली से माथे पर अटकी एक सुंदर केश सूचना को हटाया। उसकी हर मुद्रा में गरिमा और त्याग झलक रही थी। जायन के पास कोई उपयुक्त उत्तर न था। फिर काव्यानयन ने अलग थलग भाव से कुनिश राव की मृत्यु का वर्णन करना आरंभ किया।
जायन के निर्देशानुसार कुनिश राव और काव्या नयन उसके जाने के बाद अत्यंत सावधान रहते थे और बाहर कम ही जाते थे, किंतु 2 महीनों बाद काव्या नयन को अपनी जादुई संरचना अनुसंधान के लिए कुछ दुर्लभ सामग्री की तीव्र आवश्यकता पड़ी, अतः उसे निकटतम बाजार नगर जाना पड़ा। कुनिश राव को ये बात पता चल गई। काव्या नयन के प्रति उसके पूर्ण प्रेम के कारण उसने स्वयं यात्रा का प्रस्ताव रखा, किंतु उन्हें क्या पता था कि जायन ने काव्या नयन को बचाने के लिए मार दिए गए साधक वास्तव में युवानवु राज्य के सबसे बड़े साधना कुल फुकुल के कनिष्ठ सदस्य थे। फुकुल के अनेक युवाओं के रहस्यमय गायब होने से वे पूरे प्रकरण की जड़ तक पहुंच चुके थे। परिणामस्वरूप निकट भ्रमणरत कुछ फुकुल साधकों ने ताज़ा बाहर निकले कुनिश राव को देख लिया। यदि कुनिश राव चतुर या अनुभवी होता तो कोई विपत्ति न आती, किंतु वह अत्यंत सरल और अनाड़ी था। गायब हुए साधकों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर वह घबरा गया, जिससे फुकुल के सदस्यों को संदेह हुआ। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कुनिश राव ने समर्पण न किया। अपने शक्तिशाली जादुई उपकरणों से कुनिश राव ने फुकुल के प्राण संचय साधकों को चकमा देकर भागा और अपने निवास पर लौटा। इस प्रकार उसने स्वयं को विपत्ति में डाल दिया। फुकुल के साधक उसके पीछे पहुंचे, किंतु उसके द्वारा स्थापित महान संरचना ने उनके 10 से अधिक सदस्यों को गंभीर रूप से घायल या मार गिराया। क्रोधित होकर फुकुल ने एक मूल गठन विशेषज्ञ को भेजा। आधे दिन की भयंकर लड़ाई के बाद वे संरचना भेदने में सफल हुए, किंतु किसी ने कल्पना न की थी कि कुनिश राव ने संकट के समय एक और उग्र भ्रम संरचना स्थापित कर दी होगी, जिसने मूल गठन साधक को फंसा लिया और उसे भागने का अवसर मिला। फुकुल के अन्य साधकों ने उसे नहीं जाने दिया। कुनिश राव ने अपनी शेष संरचना शक्तियों से घेरे को भेदा, किंतु घातक घाव प्राप्त कर लिए और उसका वफादार दुकानदार भी मारा गया। काव्या नयन के निवास पहुंचते ही कुनिश राव ने अंतिम सांस ली। फुकुल को यह अज्ञात था। उन्होंने हर स्थान पर उसकी खोज की और उसके निवास पर विशेषज्ञ तैनात किए। वे वृद्ध और युवा फुकुल सदस्य थे जिन्हें जायन ने मार गिराया था। काव्या नयन के वर्णन को सुनकर जायन के हृदय में हल्का सा शोक का स्पंदन हुआ। यद्यपि कुनिश राव उसका घनिष्ठ मित्र न था, किंतु वह एक सभ्य व्यक्ति लगता था। इतनी युवावस्था में मृत्यु, दुनिया वास्तव में चंचल है। जायन सीनियर निश्चय ही प्राचीन परिवहन संरचना के लिए आए हैं। कथा समाप्त कर काव्या नयन ने अचानक कहा, ओह, वह मामला तत्काल नहीं। जायन ने लज्जित होकर कहा, क्योंकि उसके पति की मृत्यु के तुरंत बाद ऐसा प्रश्न अनुचित लग रहा था। मैंने परिवहन संरचना को लगभग पुनर्स्थापित कर दिया है। 1 महीने में तैयार हो जाएगी। काव्या नयन ने जारी रखा, जायन की लज्जा को अनदेखा करते हुए। सचमुच? जायन उत्साहित हो गया, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की छटा। हाँ, न केवल इसे पुनर्स्थापित करूंगी, बल्कि सीनियर के लिए 2 वस्तुएं भी दे रही हूं। काव्या नयन ने शांत भाव से अपनी भंडार थैली से 2 जादुई संदूक निकाले और मेज पर रख दिए। यह क्या है? जायन आश्चर्य से देखता रह गया। एक संदूक में कुनिश के अंतर्दृष्टि है, मेरे पति के उपकरण निर्माण अभिलेखों का संग्रह। दूसरे में संरचना मार्ग की अनेक पुस्तकें और मेरी संरचना विशेषज्ञता। आशा है सीनियर इन्हें स्वीकार करेंगे, काव्या नयन ने हल्के स्वर में कहा। जायन का हृदय कांप गया। दोनों संदूकों को देखकर वह काव्या नयन की ओर शांत दृष्टि से देखा और बोला, काव्या नयन युवा, आप क्या चाहती हैं? ऐसी मूल्यवान वस्तुएं मुझे क्यों दे रही हैं? स्पष्ट कहें। उसके स्वर में हल्की ठंडक थी। मैं इन्हें सीनियर को वचन के बदले भेंट कर रही हूं। काव्या नयन ने जायन की दृष्टि से न हटते हुए दृढ़ भाव से कहा। ये वचन? जायन ने भारी स्वर में पूछा, यद्यपि उसे संदेह था। यदि सीनियर कभी मूल गठन में प्रवेश करें तो कृपया फुकुल को युवानवु राज्य से पुनर्तः उन्मूलन कर दें, मेरे और कुनिश राव के बहाव पर। काव्या नयन का स्वर असंख्य वर्षों से जमी बर्फ सा ठंडा था। जब जायन ने ये सुना तो उसके शब्दों में निहित वैमनस्य ने उसके हृदय को भी कंपिला दिया। वह क्रोध, बदला और अटूट निष्ठा का तूफान था जो हवा में ठहर ठहर कर गूंज रहा था। जब जायन ने ये सुना तो उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और उसने तुरंत स्पष्ट करते हुए कहा, काव्या नयन युवा सुंदरी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे साथ यह व्यक्ति जीवित नहीं है, ये तो बस एक शव है जिसे मैंने सूक्ष्म जादुई विधि से परिष्कृत किया है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसका निरीक्षण करेंगी तो सब स्पष्ट हो जाएगा। अपनी बात समाप्त करते ही जायन ने स्वयं रुककर काव्या नयन का इंतजार किया, ताकि वह टेढ़ा आत्मा को जियांगशी के रूप में पहचान सके। वह भयावह, कठोर शव जो हवा में तैरता सा प्रतीत हो रहा था, उसकी आंखें खाली और मृत्यु की ठंडक से भरी हुईं। कुछ ही पलों बाद काव्या नयन की सुंदर भौहें सिकुड़ी और फिर फैल गईं। उसकी आवाज में क्षमा का भाव झलकता हुआ बोली, मैं भ्रमित हो गई थी। जायन सीनियर, कृपया अंदर आएं। काव्या नयन के क्षमापूर्ण स्वर पर जायन ने कोई ध्यान न दिया, बल्कि अपनी दिव्य पवन नौ पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा, जहां हवा में हल्की ठंडक और बांस के जंगलों की सौंधी सुगंध घुली हुई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दृश्य अचानक उजागर हो गया। पिछली यात्रा में देखे गए वे बांस के घर फिर से प्रकट हुए, हरे भरे बांसों के घने पर्दे के बीच छिपे हुए, जहां हवा की सरसराहट रहस्यमयी संगीत की तरह गूंज रही थी। बांस के घरों के सामने 2 स्त्रियां खड़ी थीं,
काव्यानयन और उसकी सुंदर नौकरानी मीरा। दोनों ही शुद्ध श्वेत वस्त्रों में मग्न थीं, किंतु काव्यानयन का परिधान जायन को स्तब्ध कर गया। वह विधवा का सादा सफ़ेद साड़ी पहने थी, जो उसके मुखमंडल की थकान और उदासी को और गहरा बनाता था, मानो वर्षों की पीड़ा उसके कंधों पर लदी हो। विधवा काव्यानयन, जायन सीनियर को प्रणाम करती हूँ। काव्यानयन ने जायन को आते देख आगे बढ़कर कृपा से अभिवादन किया, किंतु उसके चेहरे की क्षीणता और आंखों की नमी ने जायन के मन में संदेह की लहर दौड़ा दी। ये वही बुद्धिमान चतुर स्त्री नहीं लग रही थी जो पहले थी, बल्कि एक टूटी हुई आत्मा प्रतीत हो रही थी। काव्यानयन, युवा को इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं, जायन ने विनम्रता से उत्तर दिया, कुछ शिष्टाचारपूर्ण शब्दों के साथ बात को आगे बढ़ाते हुए। इसी समय काव्यानयन के पीछे खड़ी युवा नौकरानी मीरा ने आगे सरककर जायन को अभिवादन किया। उसकी आंखों में भक्ति और भय का मिश्रण झलक रहा था। जायन ने उदासीनता से सिर हिलाया, उसका ध्यान काव्यानयन पर केंद्रित था। ये स्पष्ट था कि काव्यानयन का इरादा वहीं खड़े होकर लंबी बातचीत करने का नहीं था। उसने जबरदस्ती मुस्कान खींची और जायन को एक बड़े बांस के कमरे की ओर ले गई, जहां हवा में हल्की अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी, जो मृत्यु के साय को और गहरा बनाती थी। कमरे में प्रवेश करते ही जायन दंग रह गया। द्वार के ठीक बगल में एक मेज पर काला स्मृति चिन्ह रखा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में पति कुनिश राव उकेरा हुआ था, और उसके सामने छोटा सा अगरबत्ती का धूपदान था, जिसमें कुछ जलती अगरबत्तियां धुएं की पतली लकीरें छोड़ रही थीं, जो हवा में विलीन होकर उदासी की परतें बुन रही थीं। इस दृश्य को देखकर जायन को तुरंत सब समझ आ गया, कुनिश राव की मृत्यु हो चुकी थी। झटके से उबरते हुए जायन ने गहरी सांस ली और स्वयं आगे बढ़कर मेज के पास पहुंचा। उसने अपनी थैली से एक अगरबत्ती निकाली, उसे प्रज्वलित किया और श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हुए धूपदानी में रख दिया। उसके मन में हल्का सा दुख का स्पंदन उठा। काव्यानयन, युवा, ये कैसे हुआ? प्रणाम समाप्त कर वह पलटकर कोमल स्वर में पूछा, उसकी आंखों में सहानुभूति की चमक। बहुत कुछ कहना है, क्या मैं सीनियर को दूसरे कमरे में विस्तार से बता दूं? काव्यानयन ने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आंखों के कोनों में आंसू चमक उठे। अब वह पहले जैसी चतुर स्त्री नहीं लग रही थी, बस एक दयनीय विधवा युवती, जिसके चेहरे पर जीवन की कठोरता की रेखाएं उभर आई थीं। जायन ने मौन में सिर हिलाया। काव्यानयन ने जायन को सटे हुए कमरे में ले जाकर आसन ग्रहण कराया। मीरा ने फुर्ती से चाय की केतली उबाली और जायन के लिए एक कप मधुर सुगंधित चाय परोस दी, जिसकी भाप हवा में उठती हुई उनके बीच के तनाव को थोड़ा नरम कर रही थी। जायन ने चाय का घूंट लिया, कप रखा और गंभीर स्वर में बोला, मैंने सचमुच कल्पना भी न की थी कि कुछ महीनों बाद कुनिश राव साथी को ऐसी विपत्ति आ जाएगी। देवता तो मनुष्यों से खिलवाड़ ही करते हैं। हाँ, कुनिश राव और काव्यानयन युवा कब विवाहित हुए? यदि मुझे पता होता तो मैं निश्चय ही उपहार भेजता। काव्यानयन ने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर देने को उद्यत हुई, किंतु मीरा ने बीच में बोल दिया, सीनियर, हमारी कुल की युवा स्वामिनी ने कुनिश राव युवा की मृत्यु के बाद स्वेच्छा से उनकी विधवा बनने का निर्णय लिया है। जायन पुनर्तः स्तब्ध हो गया और आश्चर्य से काव्यानयन को देखने लगा। उसके मन में प्रश्नों का भंवर उठा। मीरा सत्य कह रही है। मैंने कुनिश राव के लिए विधवा व्रत धारण करने का फैसला किया है। काव्यानयन ने धीरे से सिर हिलाते हुए पुष्टि की, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्योति। यह जायन शब्दहीन हो गया। मैंने कुनिश राव से अनेक बार जीवन रक्षा की कृपा प्राप्त की है, ऐसा ऋण जो कभी चुकाया नहीं जा सकता। यदि वे जीवित होते तो शादी तो समय की बात होती। अब मैं वही कर रही हूं जो मेरा कर्तव्य है, काव्यानयन ने शांत भाव से कहा और अपनी निर्मल हथेली से माथे पर अटकी एक सुंदर केश सूचना को हटाया। उसकी हर मुद्रा में गरिमा और त्याग झलक रही थी। जायन के पास कोई उपयुक्त उत्तर न था। फिर काव्यानयन ने अलग थलग भाव से कुनिश राव की मृत्यु का वर्णन करना आरंभ किया। जायन के निर्देशानुसार कुनिश राव और काव्यानयन उसके जाने के बाद अत्यंत सावधान रहते थे और बाहर कम ही जाते थे, किंतु 2 महीनों बाद काव्यानयन को अपनी जादुई संरचना अनुसंधान के लिए कुछ दुर्लभ सामग्री की तीव्र आवश्यकता पड़ी, अतः उसे निकटतम बाजार नगर जाना पड़ा। कुनिश राव को ये बात पता चल गई। काव्यानयन के प्रति उसके पूर्ण प्रेम के कारण उसने स्वयं यात्रा का प्रस्ताव रखा, किंतु उन्हें क्या पता था कि जायन ने काव्यानयन को बचाने के लिए मार दिए गए साधक वास्तव में युवानवु राज्य के सबसे बड़े साधना कुल फुकुल के कनिष्ठ सदस्य थे। फुकुल के अनेक युवाओं के रहस्यमय गायब होने से वे पूरे प्रकरण की जड़ तक पहुंच चुके थे। परिणामस्वरूप निकट भ्रमणरत कुछ फुकुल साधकों ने ताज़ा बाहर निकले कुनिश राव को देख लिया। यदि कुनिश राव चतुर या अनुभवी होता तो कोई विपत्ति न आती, किंतु वह अत्यंत सरल और अनाड़ी था। गायब हुए साधकों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर वह घबरा गया, जिससे फुकुल के सदस्यों को संदेह हुआ। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कुनिश राव ने समर्पण न किया। अपने शक्तिशाली जादुई उपकरणों से कुनिश राव ने फुकुल के प्राण संचय साधकों को चकमा देकर भागा और अपने निवास पर लौटा। इस प्रकार उसने स्वयं को विपत्ति में डाल दिया। फुकुल के साधक उसके पीछे पहुंचे, किंतु उसके द्वारा स्थापित महान संरचना ने उनके 10 से अधिक सदस्यों को गंभीर रूप से घायल या मार गिराया। क्रोधित होकर फुकुल ने एक मूल गठन विशेषज्ञ को भेजा। आधे दिन की भयंकर लड़ाई के बाद वे संरचना भेदने में सफल हुए,
किंतु किसी ने कल्पना न की थी कि कुनिश राव ने संकट के समय एक और उग्र भ्रम संरचना स्थापित कर दी होगी, जिसने मूल गठन साधक को फंसा लिया और उसे भागने का अवसर मिला। फुकुल के अन्य साधकों ने उसे नहीं जाने दिया। कुनिश राव ने अपनी शेष संरचना शक्तियों से घेरे को भेदा, किंतु घातक घाव प्राप्त कर लिए और उसका वफादार दुकानदार भी मारा गया। काव्या नयन के निवास पहुंचते ही कुनिश राव ने अंतिम सांस ली। फुकुल को यह अज्ञात था। उन्होंने हर स्थान पर उसकी खोज की और उसके निवास पर विशेषज्ञ तैनात किए। वे वृद्ध और युवा फुकुल सदस्य थे जिन्हें जायन ने मार गिराया था। काव्या नयन के वर्णन को सुनकर जायन के हृदय में हल्का सा शोक का स्पंदन हुआ। यद्यपि कुनिश राव उसका घनिष्ठ मित्र न था, किंतु वह एक सभ्य व्यक्ति लगता था। इतनी युवावस्था में मृत्यु, दुनिया वास्तव में चंचल है। जायन सीनियर निश्चय ही प्राचीन परिवहन संरचना के लिए आए हैं। कथा समाप्त कर काव्या नयन ने अचानक कहा, ओह, वह मामला तत्काल नहीं। जायन ने लज्जित होकर कहा, क्योंकि उसके पति की मृत्यु के तुरंत बाद ऐसा प्रश्न अनुचित लग रहा था। मैंने परिवहन संरचना को लगभग पुनर्स्थापित कर दिया है। 1 महीने में तैयार हो जाएगी। काव्या नयन ने जारी रखा, जायन की लज्जा को अनदेखा करते हुए। सचमुच? जायन उत्साहित हो गया, उसके चेहरे पर प्रसन्नता की छटा। हाँ, न केवल इसे पुनर्स्थापित करूंगी, बल्कि सीनियर के लिए 2 वस्तुएं भी दे रही हूं। काव्या नयन ने शांत भाव से अपनी भंडार थैली से 2 जादुई संदूक निकाले और मेज पर रख दिए। यह क्या है? जायन आश्चर्य से देखता रह गया। एक संदूक में कुनिश के अंतर्दृष्टि है, मेरे पति के उपकरण निर्माण अभिलेखों का संग्रह, दूसरे में संरचना मार्ग की अनेक पुस्तकें और मेरी संरचना विशेषज्ञता। आशा है सीनियर इन्हें स्वीकार करेंगे, काव्या नयन ने हल्के स्वर में कहा। जायन का हृदय कांप गया। दोनों संदूकों को देखकर वह काव्या नयन की ओर शांत दृष्टि से देखा और बोला, काव्या नयन युवा, आप क्या चाहती हैं? ऐसी मूल्यवान वस्तुएं मुझे क्यों दे रही हैं? स्पष्ट कहें। उसके स्वर में हल्की ठंडक थी। मैं इन्हें सीनियर को वचन के बदले भेंट कर रही हूँ। काव्या नयन ने जायन की दृष्टि से न हटते हुए दृढ़ भाव से कहा, यह वचन? जायन ने भारी स्वर में पूछा, यद्यपि उसे संदेह था। यदि सीनियर कभी मूल गठन में प्रवेश करें तो कृपया फुकुल को युवानवु राज्य से पुनर्तः उन्मूलन कर दें, मेरे और कुनिश राव के बहाव पर। काव्या नयन का स्वर असंख्य वर्षों से जमी बर्फ सा ठंडा था। जब जायन ने ये सुना तो उसके शब्दों में निहित वैमनस्य ने उसके हृदय को भी कहला दिया। वह क्रोध, बदला और अटूट निष्ठा का तूफान था जो हवा में ठहर ठहर कर गूंज रहा था। शिव रघुनाथ की उत्सुकता देखकर जायन के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने उदासीनता से सामग्री भरी भंडार थैली निकाली और उलट दी। अचानक श्वेत ज्योति चमकी और श्वेत मकड़ी तथा राक्षस प्रार्थी से प्राप्त सामग्रियां जमीन पर बिखर गईं। आंगन में धातु की चमक और राक्षसी ऊर्जा की रहस्यमयी सुगंध फैल गई। ये तो। शिव रघुनाथ झुककर श्वेत मकड़ी की निचली अंगुलियों को इकट्ठा किया, गहन ध्यान से जांचते हुए उसके चेहरे पर भ्रम की रेखाएं उभर आईं। यद्यपि वह उपकरण शोधना विशेषज्ञ था, किंतु दुर्लभ विचित्र कीटों के बारे में कम जानता था, अतः असामान्य सामग्री को पहचानकर भी चकित रह गया। उसके मन में प्रश्नों का भंवर। जायन ने क्षण भर मुस्कुराया, फिर स्पष्ट किया, इनमें अधिकांश सामग्री श्वेत मकड़ी की अंगुलियों और खोल से हैं। विशाल राक्षस प्रार्थी के पंख और अग्रंग भी हैं। दोनों चतुर्थ श्रेणी के राक्षस प्राणी थे। प्रार्थी तो चरम चतुर्थ श्रेणी का था, असाधारण शक्तिशाली। आशा है आप इनका उचित उपयोग करेंगे। इन्हें प्राप्त करने में मुझे अत्यंत परिश्रम करना पड़ा। चतुर्थ श्रेणी राक्षस प्राणियों की सामग्री। श्वेत केशों वाले शिव रघुनाथ आश्चर्य से चिल्लाए और तुरंत आनंद में डूब गए। द्वितीय श्रेणी राक्षसों की सामग्री भी दुर्लभ होती थी, चतुर्थ तो स्वप्न सी। हाँ शिव रघुनाथ, किंतु इस जादुई उपकरण सेट के लिए विशेष अनुरोध है। यदि पूरा कर सको तो कार्य करो, भुगतान पूर्ववत। शेष सामग्री का भाग रख लो, जायन ने शांत स्वर में कहा। सीनियर निश्चिंत हो, अनुरोध कुछ भी हो, ये वृद्ध पूरा करेगा। ऐसे सर्वोत्तम सामग्री को शोधना, उपकरण मार्ग साधना व्यर्थ न गई। शिव रघुनाथ ने प्रार्थी के अंग उठाकर दीवाने भाव से सहलाए। जायन उस भाव पर आश्चर्यचकित हुआ, किंतु हृदय शांत हो गया। कोमल स्वर में बोला, मैं जो जादुई उपकरण शोधना चाहता हूँ वे असामान्य हैं। मकड़ी की टांगों से आक्रामक उपकरण सेट बनाओ। प्रार्थी के लिए। 2 घंटे बाद जायन और टेढ़ा आत्मा उपकरण शोधना दुकान से विदा हुए। सामग्री जांच के बाद शिव रघुनाथ से समझौता हो गया। कुछ दिनों बाद शोधना विधियां तैयार होंगी, तब जायन सामग्री लेकर लौटेगा। फिलहाल बाजार नगर घूमने का अवसर। बाजार घूमते हुए एक वृद्ध से संदेह की पुष्टि हुई। युवे राज्य और उसके 2 मित्र राष्ट्रों की पराजय की खबर युवानवु राज्य में फैल चुकी थी। साधना कुलों या एकाकी साधक सभी में अनिश्चय और विपत्ति का पूर्वाभास। परिणामस्वरूप असंख्य साधक बाजार नगरों में उमड़ पड़े, दुर्लभ खजाने लाकर आवश्यक वस्तुओं के बदले शक्ति बढ़ाने को तत्पर, आगामी महाविपत्ति का सामना करने हेतु। कुछ दिनों में युवानवु के सभी बाजारों में बहुमूल्य जादुई उपकरण, गोलियां आदि की खबरें फैली, साधकों को आकर्षित कर हलचल मचा दी। जायन ऐसे स्वर्ण अवसर को न चुकेगा। इस विचार से जायन दुकानों में भ्रमण करने लगा, हर ओर निगाह।
अपेक्षा के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं अधिक थीं। आश्चर्यजनक रूप से सर्वोत्तम जादुई उपकरण कम, किंतु सामान्य सर्वोत्तम उपकरणों की जायन को आवश्यकता न थी। लगभग पूर्ण चक्कर लगाने पर केवल कुछ असामान्य औषधियां खरीदी, अन्य कुछ न। तब वह बाजार के हृदय तारक धूल मंडप की ओर बढ़ा, एक विशाल 100 मीटर ऊंचा भवन जहां सुनहरी ज्योतियां चमक रही थीं। बाजार अनुभव से जानता था कि बेहतर वस्तुएं विशाल दुकानों में ही मिलेंगी। छोटे विक्रेताओं के पास कुछ अच्छा हो सकता था, किंतु बड़े संग्रह से तुलना न। प्रवेश कर जायन मूक रह गया। प्रथम तल के हॉल में 30 से अधिक साधक हलचल मचा रहे थे, प्रदर्शनी काउंटरों के चारों ओर लाल वस्त्रधारी सेवकों से वार्ता में। किसी ने ध्यान न दिया। जायन ने सिर खरोंचा और उदासीनता से एक काउंटर की ओर बढ़ा, द्वितीय तल की सीढ़ियां ढूंढते हुए। काउंटर के पास 3 प्राण संचय साधक थे। एक सफेद संरचना ध्वज लहराते हुए असंतुष्ट बुदबुदा रहा था। तारक धूल मंडप सेवक उदासीन था, मुस्कुराता स्पष्टीकरण दे रहा। किंतु जायन और टेढ़ा आत्मा को देख वे मौन हो गए, अपरिचित साधकों से सतर्क। ध्वज वाले ने जल्दी शूशी आध्यात्मिक पत्थर सेवक को दिए और मित्र के साथ उड़ भागे। जायन ने उदास दृष्टि से उन्हें जाते देखा, हल्का असहाय भाव। किंतु तुरंत सेवक ने विनम्रता से संबोधित किया, सीनियर, क्षमा। प्रथम तल पर कुछ विशेष नहीं। यदि वास्तविक वस्तुएं चाहिए तो तृतीय तल से ऊपर जाएं। वे उच्च वर्ग साधकों के लिए हैं। जायन क्षण भर चकित, फिर सामान्य हो गया। उदासीनता से पूछा, तारक धूल मंडप के तलों का परिचय दीजिए। सेवक आश्चर्यचकित किंतु सम्मान से सहमत, निश्चय। प्रथम बार है, अतः परिचय आवश्यक। हमारे तारक धूल मंडप में कुल 9 तल हैं। प्रथम 7 सार्वजनिक, अंतिम 2 बंद। प्रथम 3 निम्न प्राण संचय के लिए, चतुर्थ से षष्ठ उच्च श्रेणी साधकों जैसे आपके लिए, सप्तम से ऊपर मूल गठन साधकों के लिए। सेवक ने संक्षिप्त परिचय दिया। जायन ने सिर हिलाया और द्वितीय तल की सीढ़ियों पर चला। द्वितीय तृतीय तल प्रथम से छोटे किंतु अधिक वैभवशाली। जितना ऊपर उतनी मूल्यवान वस्तुएं। इस विचार से जायन द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ तल तेजी से पार कर गया। षष्ठ की ओर जा रहा था, किंतु लाल वस्त्रधारी युवा सेवक ने रोका। दुकान नियमों से पंचम तल प्रबंधक की अनुमति आवश्यक, सेवक ने भावहीन कहा। प्राण संचय होते हुए भी आधार स्थापना जायन से निर्भय। जायन ने भौहें सिकुड़ी किंतु क्रोध न किया। पंचम तल मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। मुख्य हॉल छोटा था, किंतु सुंदर युवा सेविकाएं प्रतीक्षारत। प्रवेश पर एक पुरुष स्त्री शांत वार्ता में मग्न। पुरुष साधक हरिप्रसाद साधारण रूप, लगभग 35 वर्षीय। स्त्री ललिता देवी 40 के निकट, कुलीन गरिमा वाली। युवावस्था में विरल सुंदरी रही होगी। दोनों आधार स्थापना साधक, किंतु जायन आश्चर्यचकित, ललिता देवी उत्तरार्ध आधार स्थापना। साथ ही साधक, सहायता चाहिए। ललिता देवी ने मोहक मुस्कान बिखेरी, मधुर स्वर हृदय स्पर्शी। मैं कुछ वास्तविक बहुमूल्य वस्तुएं खरीदना चाहता हूँ। जादुई उपकरण, तावीज या कुछ भी कुछ है। जायन का स्वर अभिमानी। हरिप्रसाद ने आश्चर्य से देखा। ही, यदि वास्तविक वस्तुएं चाहिए तो सही स्थान। धन हो तो संतुष्ट करेंगे। ललिता देवी ने युवती सी आकर्षक हंसी बिखेरी। किंतु ये हरिप्रसाद साथी भी वस्तुएं देख रहा। प्रतीक्षा करें, कुछ वस्तुएं दिखाती हूँ। मुस्कुराती हुई गंभीर भाव से आदेश दिया, कमलिका, इन दोनों अतिथियों को चाय परोसो। जी मैडम, पीछे खड़ी सेविका ने सम्मान से उत्तर दिया। ललिता देवी धीरे से बाहर जाती हुई, कमलिका ने जायन और हरिप्रसाद के लिए चाय परोसी। हॉल में चाय की सुगंध और रहस्यमयी सस्पेंस की हवा। चौकोर मेज के विपरीत और बैठे जायन और फनेश्वर साधक ने एक दूसरे को कई बार निगाह घुमाई, किंतु बातचीत का कोई इरादा न था। बाजार में खरीदारी के लिए आए साधक अपरिचितों से दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि निकटता शत्रुता को जन्म दे सकती थी। हॉल की हवा में तनावपूर्ण शिष्टता की परतें जमी हुईं। फिर भी फनेश्वर साधक ने सीढ़ियों के पास खड़े टेढ़ा आत्मा पर जिज्ञासापूर्ण निगाहें डालीं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उसने टेढ़ा आत्मा को परिष्कृत शव पहचान लिया था, किंतु उसके शरीर से निकलती आध्यात्मिक शक्ति की कंपन उसे चकित कर गई। लौह त्वचा वाले साधक निर्मित शवों में सामान्यतः अपार बल होता है, जादुई शक्ति असंभव। फनेश्वर ने प्रश्न करने की तीव्र इच्छा दबाई। यद्यपि जायन मध्य आधार स्थापना साधक जैसा था, किंतु सतर्कता उसे व्याकुल कर रही थी। जायन ने चाय का अधिकांश भाग पी लिया, तब ललिता देवी मुख्य हॉल में लौटी। इस बार उसके पीछे 2 बलशाली, कठोर मुख वाले पुरुष थे। उनमें कोई जादुई शक्ति न थी, चेहरे कठोर। वे वास्तविक दिखने वाली कठपुतलियां थीं। कठपुतलियों के पास विशाल थाली थी, रेशमी कपड़े में लिपटी प्रबंधिका मूल्यवान वस्तुओं को छिपाने का इरादा रखती थी। जायन की आंखों में विचित्र भाव कौंधा। उसने आध्यात्मिक इंद्रिय से लाल रेशम भेदने का प्रयास किया, किंतु साधारण रेशम ने रोक दिया। आश्चर्य से वह फनेश्वर की ओर मुड़ा। वह भी स्तब्ध था, उसने भी प्रयास किया था। ललिता देवी कुछ कदम दूर आकर मौन मुस्कान बिखेरी। फनेश्वर साथी से परिचय हो चुका। आपका नाम क्या, साथी? मेरा वंश लान, ललिता देवी कहलाऊं। उसने अभ्यासपूर्ण परिचय दिया। जायन मौन न रह सका, अनिच्छा से बोला, मेरा वंश हान।
फिर शीतल भाव अपनाया, बोलने को अनिच्छुक। ललिता देवी ने हृदय न लिया। अधिकांश साधक उदासीनता का आवरण ओढ़ते थे, वह अभ्यस्त थी। हल्की मुस्कान से कठपुतलियों को इशारा किया। वे आगे बढ़े। ललिता देवी ने निर्मल उंगली से लाल कपड़ा हटाया, थाली पर वस्तुएं प्रकट हुईं। जायन और फनेश्वर ने एक साथ निगाह डाली, आंखें चमक उठीं। एक लंबी तलवार, छोटी धार, फेंकने योग्य बाण, अंगूठी और काला कवच एक पंक्ति में, प्रत्येक से चमकीली ज्योति, असामान्य वस्तुएं स्पष्ट। वस्तुएं देखते ही प्रतिक्रियाएं भिन्न। फनेश्वर ने उत्साहपूर्ण दृष्टि से थाली देखी। जायन ने उदासीनता दिखाई। ललिता देवी आश्चर्यचकित, जायन पर ध्यान केंद्रित। ये शीतल क्रिस्टल धार है, दुर्लभ गहन क्रिस्टल और बर्फ मणि से शोधित। आक्रमण शक्तिशाली, अंत शीतल शक्ति से शत्रु की क्षमता घटाती सर्वोत्तम जादुई उपकरण। ललिता देवी ने पारदर्शी चमकीली छोटी धार उठाकर शांत परिचय दिया। हवा में लहराया, शीतल शक्ति का झोंका, प्राण संचय। सेविकाएं कांप उठीं। क्या मैडम इसे देखने देंगी? फनेश्वर उत्साहित। ललिता देवी मुस्कुराई, बिना संकोच सौंपी। जायन की ओर छिपकर देखा, वह उदासीन, खाली चाय के प्याले को देख रहा। ललिता देवी निराश। धार से खेलते फनेश्वर ने घोषणा की, ठीक, ये शीतल क्रिस्टल धार खरीदूंगा। कितने आध्यात्मिक पत्थर। ललिता देवी आश्चर्यचकित किंतु शांत। अन्य उपकरण न देखेंगे? नहीं, अन्य बेहतर जानता हूं, किंतु धन अभाव, केवल यही खरीद सकूंगा। अन्य देखकर ईर्ष्या न हो, फनेश्वर ने हास्यपूर्ण ईमानदारी से कहा। ललिता देवी ने हंसी दबाए। 800 आध्यात्मिक पत्थर, भुगतान करें, ले जाएं। फनेश्वर ने भंडार थैली निकाली, रंग बिरंगे पत्थर मेज पर उंडेले। ललिता देवी ने दृष्टि फेरी, होंठ मुड़े, विश्वास कैसे न करूं, जांचना आवश्यक। थैली लेकर पत्थर संभालिए। फनेश्वर को अच्छा लगा, सौम्य भाव से विदा। जायन ने भीतर व्यंग्य हंसा, जांचना आवश्यक, आध्यात्मिक इंद्रिय से गिनती। ललिता देवी की इंद्रिय सामान्य से श्रेष्ठ, चतुर्वाक्य। ललिता देवी को भनक न लगी। फनेश्वर को जाते देख मुस्कुराई, फिर जायन की ओर, हान साथी को रुचि न। ये उपकरण आपके योग्य न। विचित्र था, जायन की साधना उससे निम्न, किंतु विचित्र। खतरा महसूस, वाक्य सतर्क। उपकरण अच्छे, किंतु असाधारण चाहिए, मेरी तकनीकों के अनुकूल। उपकरण, तावीज के अतिरिक्त दुर्लभ वस्तुएं। जायन शांत। ओह, पहले कहना चाहिए था। लगा फनेश्वर की भांति कोई भी संतुष्ट करेगा। ललिता देवी हंसी, आत्मविश्वास से, मूल्य दे, तारक धूल मंडप सब देगा। जायन सूखी हंसी, प्रत्यक्ष प्रश्न, चून की जोड़, स्पष्ट कहून। आधार स्थापना साधकों के लिए उपयोगी गोली सूत्र या जादुई उपकरण सेट। संख्या जितनी अधिक, उतना अच्छा। ललिता देवी के भाव हिले। शांत, सुंदर आंखों से देखा, असामान्य अनुरोध। अर्धमास पूर्व असहाय होती, किंतु अब 2 गोली सूत्र और उच्च गुणवत्ता उपकरण सेट प्राप्त। मूल्य अधिक, मैं न बेच सकूं, षष्ठ तल पर बात करें। जायन अपेक्षित, उदासीन, षष्ठ तल जा सकता हूं। ललिता देवी ने केश संवारा, मुस्कुराई, निश्चय, किंतु संप्रदाय नियम से योग्यता जांचूं। कैसी? सरल, 1000 आध्यात्मिक पत्थर या समकक्ष मूल्य की वस्तु। गंभीर स्वर, ये पर्याप्त। जायन ने बिना आपत्ति आध्यात्मिक पत्थर थैली फेंकी। उसके पास 2000 के निकट थे। ललिता देवी ने इंद्रिय से जांचा, सिर हिलाया, मेरे पीछे। स्वयं षष्ठ तल ले जाऊंगी। सीढ़ियों पर जाते देख जायन मौन अनुसरण किया। लाल वस्त्रधारी युवा सेवक ने ललिता देवी को देख किनारे सरक गया। जायन और ललिता देवी एक के बाद एक षष्ठ तल पर चढ़े। सीढ़ियों पर रहस्यमयी ज्योतियां चमकती, उच्च तल की ओर सस्पेंसपूर्ण यात्रा। सत्य कहें तो जायन को षष्ठ तल के प्रबंधक के प्रति तीव्र जिज्ञासा थी। पंचम तल प्रबंधिका ललिता देवी उत्तरार्ध आधार स्थापना साधिका थी, क्या षष्ठ तल मूल गठन विशेषज्ञ। जायन के हृदय में हल्का उत्साह का स्पंदन। तब उसने ललिता देवी के पीछे खड़ी 17 वर्षीय युवा शियु रानी को देखा और दंग रह गया। शियु रानी का परिधान सादा, सौंदर्य सामान्य से ऊपर, किंतु जादुई शक्ति से पुनर्तः शून्य। इस साधारण मनुष्य युवती का षष्ठ तल प्रबंधक होना जायन की अपेक्षाओं से परे था। विशेष विचित्र तो ये कि शियु रानी ने ललिता देवी को षष्ठ तल पर आते देख उत्साहपूर्ण अंतरंगता से पुकारा, ललिता चाची, ललिता चाची। जायन को पूर्ण उपेक्षा, जिससे उसके मन में उदासी का भाव। बस शियु रानी, यहाँ अतिथि हैं। ललिता देवी के शब्द कठोर किंतु स्वर स्नेहपूर्ण। अतिथि। शियु रानी ने उदासीनता से जायन की ओर देखा, बिना चिंता के। हाँ, हान साथी को गोली सूत्र और पूर्व प्राप्त जादुई उपकरण सेट चाहिए। उन्हें षष्ठ तल लाए, आप स्वागत करें। मुझे पंचम तल लौटना है, अधिक अतिथि आ सकते हैं। ललिता देवी ने गर्मजोशी से कहा। ऐसा है, किंतु ललिता चाची अगली बार अवश्य आएं, संगति करें। शियु रानी ने अनिच्छा से कहा। ललिता देवी ने सौम्य मुस्कान बिखेरी और नीचे उतरी। शियु रानी ने जाते देखा। अंततः जायन की ओर मुड़ी, ठंडे स्वर में, कैसी गोली सूत्र चाहिए? हमारे पास 8 हैं, किंतु आधार स्थापना के लिए 2 उपयोगी। मूल्य आश्चर्यजनक, 100-200 पत्थर न चलेंगे। शियु रानी के स्वर पर जायन क्रोधित न हुआ, मुस्कुराया।
सूत्र प्रामाणिक हो, मूल्य चिंता न। उसका स्वर उदार। शियू रानी आश्चर्यचकित, गंभीरता से परखा। प्रतीक्षा करें, लोगों को बुलाती हूँ, गोली सूत्र और उपकरण सेट लाएंगे। शियू रानी का भाव कोमल। उदार अतिथि को सुखद व्यवहार स्वाभाविक। छोटी घंटी निकाली, लयबद्ध बजाए। फिर कुर्सी पर बैठी, जायन का स्वागत करने को अनिच्छुक। जायन आश्चर्यचकित किंतु शांत कुर्सी खींचकर सामने बैठा। मध्य में लकड़ी की मेज। शियू रानी की सुंदर भौहें सिकुड़ी, असंतुष्ट किंतु मौन। क्षण बाद युवा साधिका मालती 2 जादुई संदूक लाई, एक बड़ा एक छोटा। वहां रखो, शियू रानी ने उदासीनता से मेज के किनारे इंगित किया। जी युवा स्वामिनी। मालती ने सम्मान से रखा और स्वयं हट गई। मालती का शियू रानी को सम्मान देख जायन आश्चर्यचकित, साधारण युवती को गोली सूत्र और उपकरण यहाँ देखें, संतुष्ट तो मूल्य बताऊंगी। शियू रानी ने संदूक धकेले। जायन ने बिना शिष्टाचार छोटा संदूक खोला, लाल श्वेत जादुई तावीज। स्पर्श कर आंखें बंद, आध्यात्मिक इंद्रिय डाली। शियू रानी ने पतली श्वेत पुस्तिका निकाली, बिना चिंता पढ़ने लगी। चाय पीने के समय बाद जायन ने इंद्रिय वापस ली, चिंतनपूर्ण। एक सूत्र लई वान्हे की प्राण संचय गोली जैसा व्यर्थ। दूसरा सत्यसार गोली, प्राचीन न सामान्य किंतु सामग्री आयु को छोड़ आसान शोधन। उसके उपयोगी किंतु मूल्य प्राण संचय गोली से अनेक गुना। प्राचीन आधुनिक सूत्रों का अंतर जायन जानता। उदासीन भाव से तावीज रखे, बड़ा संदूक खोला। एक निगाह में स्तब्ध, 13 लाल ज्योति वाली बारीक सुइयां, 1 इंच लंबी, अग्नि लाल शरीर से कपित चमक। उड़न सुई जादुई उपकरण। जायन आश्चर्य से बुदबुदाया। विस्तृत अनुभव के बाद भी प्रथम दर्शन। अचानक उत्साहित, कभी पूर्ण उपयोग न देखा। शियू रानी ने बुदबुदाहट सुनी, असंतोष से देखा, फिर पुस्तक पढ़ी। जायन ने शियू रानी की नाराजगी नजरअंदाज कर एक लाल सुई पकड़ी, गंभीरता से परखी। सुई उपकरण न देखे किंतु गुप्त क्रूरता की अफवाहें सुनी। आक्रमण सामान्य से कम किंतु छोटा शरीर, तीव्र उड़ान, आकस्मिक हमले के लिए उत्तम। साधक, गुप्त हथियार कहते, साधना जगत में प्रसिद्ध। पतली होने का कारण विचित्र सामग्री, शोधन अनेक गुना कठिन, दुर्लभ। उपयोगकर्ता अंतिम उपाय के रूप में रखते, रहस्य बनाए। इसीलिए 13 सुई सेट देख आघात। युवा सुंदरी, इस उड़न सुई सेट का नाम। जायन आनंदित किंतु शांत। शियू रानी ने पुस्तक रखी, उदासीन, लाल धागा छाया, शिकारी सुई। अच्छा, सत्यसार गोली सूत्र और यह सुई सेट लेना है। जायन तत्काल। शियू रानी विचित्र भाव, अविश्वास से, अरे वास्तव में उपकरण सेट चाहिए क्या? दोष है या तारक धूल मंडप बेचना न चाहता? जायन असंतुष्ट। गलतफहमी। लाल धागा छाया शिकारी सुई मूल्यवान, किंतु रखना न चाहते। बताना आवश्यक, सामान्य सेट से भिन्न। कोई मूल नियंत्रक, न माता पुत्र टुकड़े। सक्रिय करने हेतु 13 सुई एक साथ नियंत्रित करनी पड़ेंगी, अन्यथा व्यर्थ। शियू रानी की आंखें स्वरहिम शीतल। एक साथ नियंत्रित। जायन को समझ आया, आध्यात्मिक इंद्रिय की उच्च मांग, इसलिए बिकाना। शियू रानी हास्यहीन जारी, हाँ, मूलतः ललिता चाची आदि को भाया, किंतु 9 तक नियंत्रित कर सके, त्याग दिया। तो 13 सभी। जायन हंसा, अचानक हाथ उठाया, लाल ज्योति चमकी, सारी सुई तैरने लगी। लाल धागे घूमे, नग्न नेत्र से कठिन दिखते रेशमी जाल बुन लिया। शियू रानी का छोटा मुख खुला, प्रथम आश्चर्य। जायन ने हाथ फेरा, धागे संदूक में सुई रूप धारण कर लौटे। अपरिवर्तित भाव से गंभीर स्वर, अब खरीद सकता हूँ, उपयोग कर सके तो निश्चय। सत्यसार सूत्र सहित 4000 आध्यात्मिक पत्थर। शियू रानी शांत, हास्यहीन। 4000। जायन ने नाक रगड़ी, अपेक्षा से अधिक। सूत्र 1500, सुई 2500। शियू रानी तत्काल। सत्य तो ये कि 4000 अधिक न लगे, साधना जगत में दुर्लभ। युवे मित्रों की पराजय न होती तो न बेचते। तब जायन बैठा, गंभीर, 1000 वर्षीय आध्यात्मिक औषधि कितने में खरीदते? हवा में सौदेबाजी का सस्पेंस। चौथाई घंटे बाद जायन शांत भाव से तारक धूल मंडप से बाहर निकला। उसने विशाल मंडप की ओर पलटकर हल्की, रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी, फिर लंबे डग भरते आगे बढ़ा। उसकी भंडार थैली में लाल धागा छाया शिकारी सुई सेट और सत्यसार गोली सूत्र की जादुई तावीज सुरक्षित। क्षण पूर्व उसने 1000 वर्षीय आध्यात्मिक औषधि का विक्रय मूल्य पूछा था। औषधि न निकाली, बल्कि 2 संदूक निकाले, प्रत्येक में 1000 वर्षीय जड़ी से बनी मुख स्थिर गोली, और शियू रानी को सौंप दिए। शियू रानी के अभिमानी चेहरे पर मुख स्थिर गोली के चिर यौवन प्रभाव सुनकर उत्साहपूर्ण भाव स्मरण कर जायन को आश्चर्य हुआ, उसकी उदासीनता से तीव्र विपरीत। तुरंत शियू रानी ने तारक धूल मंडप के गोली शोधक विशेषज्ञ को बुलाया, जो प्रामाणिकता जांचने में असमर्थ। अंततः शियू रानी ने दोनों गोलियां पंचम तल ललिता देवी को ले गईं, मुख स्थिर गोली की प्रामाणिकता और चिर सौंदर्य प्रभाव सत्यापित। फुसफुसाहट के बाद स्त्रियों ने निर्णय लिया, 2 मुख स्थिर गोलियां सहित 1000 आध्यात्मिक पत्थर से गोली सूत्र और उपकरण सेट का भुगतान। सोचकर जायन को हास्य आया। चिर सौंदर्य स्त्रियों के लिए प्रलोभक, ललिता देवी जैसी चतुर गहन साधिका भी उत्साहित हुई। स्त्रियों की सौंदर्य चिंता समझ आ गई।
किंतु मुख स्थिर गोलियों का मूल्य अपेक्षा से कहीं अधिक। अधिकतम 2000 का अनुमान था, अतः पूर्ण संतुष्टि। सौदा न तोड़ा। सौभाग्य की प्रबंधिकाएं स्त्रियां, पुरुष होते तो 100-200 पत्थर ही मिलते। सौदा समाप्त कर ललिता देवी ने उत्साह से गोली उत्पत्ति पूछी। जायन ने उदासीनता से अनजाने में प्राप्त कहा और गायब। तारक धूल मंडप से बाहर आते हुए अनिच्छा हुई। गोली सूत्र और लाल धागा सुई जैसे दुर्लभ होने से और मूल्यवान वस्तुएं निश्चय। दुर्भाग्य, अधिक गोलियां औषधियां न सौंप सका, धन प्रदर्शन का खतरा। पश्चाताप से भरा हृदय लेकर साधकों के लिए सराय खोजी ठहरा। शेष दिन ध्यान प्राण शोधन में व्यतीत। अगले दिन श्री रघुनाथ के उपकरण शोधन हेतु द्वितीय दिवस प्रातः नियत समय पर उपकरण दुकान पहुंचा। श्री रघुनाथ प्रतीक्षारत, उत्साहित पुकारा, पीछे आंगन आमंत्रित। जायन मुस्कुराया, प्रवेश किया। अर्धमास बाद जायन दुकान से बाहर आया। प्रवेश के विपरीत, मुख काला, अत्यंत क्रोध। श्री रघुनाथ लज्जापूर्ण चेहरा लिए पीछे पीछे बुदबुदाता। जायन ने लंबी सांस ली, क्रोध शांत। श्री रघुनाथ से सौम्य स्वर में बात की, बाजार नगर से धीरे बाहर। वृद्ध स्तब्ध। थोड़ी देर बाद बाजार क्षेत्र छोड़ काव्यानयन के नामरहित पर्वत की ओर उड़ा। दिव्य पवन नौक पर खड़े होकर भाव उदास, पिछले अर्धमास की बार बार शोधन असफलता स्मरण। श्री रघुनाथ की शोधना क्षमता अतिनिर्दिष्ट, बहुमूल्य सामग्री विनष्ट, एक उपकरण सेट हेतु सबसे मूल्यवान राक्षस प्रार्थी सामग्री पूर्ण नष्ट। पश्चाताप से श्री रघुनाथ को मारने की इच्छा, किंतु लज्जा देख क्षमा। विदाई पर सांत्वना दी। सांस लेते भंडार थैली थपथपाए। 5 श्वेत निर्मल उड़न चाकू थैली से निकले, जायन के चारों ओर घूमे। श्वेत मकड़ी टांगों से बने 5 चाकू सेट देख मन हल्का। 3 टांगें नष्ट, कवच हेतु खोल भी। अप्रत्याशित, प्रार्थी सामग्री व्यर्थ। सौभाग्य से विपत्ति, कटु हंसी। अनुभव सिखाया, दुर्लभ श्रेष्ठ सामग्री शोधन हेतु उच्च कौशल। स्याहबार ड्रैगन सामग्री सफल, शोधक भी अपर्याप्त। उड़ान में गहन चिंतन। कुछ दिनों बाद नामरहित पर्वत पर। इस बार ध्वनि तावीज अनावश्यक, संरचना स्वयं मार्ग खोली। जायन मुस्कुराया, काव्यानयन प्रतीक्षारत, नियत तिथि निकट। क्षण बाद बांस कमरे में कुर्सी पर। सादे वस्त्रों में काव्यानयन सामने मुस्कुराती। जादुई तावीज सौंपी, कोमल भाव से। जायन सीनियर का आगमन समय स्टीक। कल प्राचीन परिवहन संरचना पुनर्स्थापित। डिजाइन अनुसार शोधें, कार्यशील हो जाएगी। उसके लिए चुनौतीपूर्ण सफलता। प्रसन्न। जायन ने तावीज ली, अत्यंत प्रसन्न, विरल अप्रकट मुस्कान। तत्काल उपयोग न, किंतु आरक्षित योजना। आध्यात्मिक इंद्रिय डाली, विस्तृत निर्देश। कष्ट के लिए धन्यवाद, काव्यानयन युवा। संक्षिप्त कृतज्ञता, सावधानी से रखा। कुछ न, मुझे प्राचीन परिवहन संरचना में रुचि थी, काव्यानयन हल्की मुस्कान। तब कुछ स्मरण कर छोटी सुंदर भंडार थैली सौंपी, धीरे, मेरे पास 1-2 वर्ष अधिक। ये कुनिश भैया और मेरे संरचना ध्वज पट सेट। उपयोग न करूंगी, सीनियर को भेंट। भविष्य साधना में सहायक हो। हल्के शब्दों में विशाल भेद देख जायन स्तब्ध। गहन दृष्टि डाली। मौन के बाद थैली ली, गंभीर। यद्यपि मैं हानली सम्माननीय, दयालु या शूरवीर न, काव्यानयन को पुनः वचन, क्षमता हो तो फुकुल को साधना जगत से उन्मूलन करूंगा। काव्यानयन मुस्कुराए, भेंट का उद्देश्य सिद्ध। अनिच्छुक प्रतिज्ञा अधिक पवित्र। यदि सीनियर को तत्काल कार्य न, मेरे निवास पर कुछ दिन ठहरें। संरचना मार्ग पर चर्चा हो। त्रैमासिक बाद जायन दिव्य पवन नौक पर नामरहित पर्वत छोड़ा, निकट साधक संग्रह स्थल सफेद तालाब पर्वत पहुंचा। एकाकी साधक और कुल सदस्य यहाँ साधना जगत, सूचना आदान प्रदान, व्यापार हेतु इकट्ठा। जायन युवे राज्य की दशा, सप्त संप्रदायों के पलटाव की जांच हेतु। सूचना से अगला कदम, अगला साधक संग्रह निकट। सफेद तालाब पर्वत काव्यानयन कुनिश राव के निकट अनेक बार गए। छोटा संग्रह प्राण संचय प्रधान, आधार स्थापना दुर्लभ। 1 दिन बाद पर्वत आधार। विशाल पर्वत, 3 शिखर। सबसे ऊंचा, खुरदरा पश्चिम शिखर, संग्रह स्थल। जायन श्वेत ज्योति धारा बन पर्वत शिखर की ओर दौड़ा, हवा में सस्पेंस से पूर्ण वेग। सफेद तालाब पर्वत का पश्चिम शिखर जायन की कल्पना से कुछ बड़ा था। शिखर पर प्राचीन बौद्ध मंदिर के अतिरिक्त 10 से अधिक विविध आकार के पाषाण मंडप थे। प्रत्येक में साधकों के समूह चाय पानी करते गपशप में मग्न। हवा में फुसफुसाहटों की रहस्यमयी लहरें, पहाड़ी हवा में जड़ी बूटियों की सौंधी सुगंध और दूर पहाड़ों की चोटियों पर बादलों का घेरा। कुछ एकाकी साधक मंडपों और मंदिर के आसपास भटक रहे थे। सफेद तालाब पर्वत संग्रह के लिए अधीर होकर शीघ्र पहुंचे। जायन ने वायु से शिखर का अवलोकन किया, फिर कुंडलाकार उतर एक अस्पष्ट कोने में अवतरित। तुरंत टेढ़ा आत्मा को साथ लिए निकट पाषाण मंडपों की ओर चला। जायन की शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रिय से मंडपों में फुसफुसाहटें स्पष्ट सुनाई दीं। 1-4 व्यक्तियों की वार्ता ने ध्यान आकर्षित। युवे के सप्त संप्रदायों और राक्षस मार्ग के युद्ध पर रुचि जागी, बिना संकोच आगे बढ़ा। राक्षस मार्ग की महान विजय। युवे के 6 संप्रदायों को स्वदेश से भागना पड़ा। जिजिन राज्य और हमारे युवानवों पर भी विपत्ति। पीली मध्यम वयस्क चंद्रसेन ने गहन सांस के साथ कहा, सही, अंतिम महायुद्ध में 6 संप्रदायों की शक्ति क्षीण।
उनके साथ युद्धरत लियांग गोह के 60% बल नष्ट। स्वर्गीय तारा संप्रदाय अन्य पर दबाव। 20 वर्षीय युवक विक्रम ने श्रेष्ठता भाव से कहा। अन्य 3 में 2 वृद्ध मौन। चंद्रसेन कड़वी हंसी हंसा, उत्तर देने को उद्यत। तब किनारे से आवाज गूंजी, स्वर्गीय तारा संप्रदाय अन्य महासंप्रदाय दुविधा में, किंतु एकाकी साधक और कुल साधकों का जीवन भी विपरीत। राक्षस मार्ग मजबूत कमजोर भक्षण मानता, तब स्वतंत्र जीवन असंभव। जायन धीरे प्रवेश कर चंद्रसेन के भाव कह गया। चारों ने बाहरी को देख चकित मौन, किंतु जायन की साधना न जानी, चिंतित हो सम्मानपूर्वक प्रणाम। चंद्रसेन ने युवक को बचाते हुए, सीनियर, मेरे भतीजे ने विचारहीन कहा। संप्रदायों के प्रति न्यूनतम अपमान न क्षमा, युवानवु कुलों के उच्च साधक समझे। विक्रम विशेषता व्याकुल, ही साथ ही गलत, मैं एकाकी साधक। संवाद बढ़ाया, जायन मुस्कुराया, सौम्य स्पष्ट। चारों राहत, यद्यपि एकाकी हो या न, पूर्व वाक्यों पर न पकड़ेंगे। सम्मानपूर्वक स्वागत। जायन पाषाण मेज पर आसन ग्रहण। सीनियर का सान्निध्य गौरव, किंतु सफेद तालाब जैसे निम्न संग्रह में क्यों? लालमुख वृद्ध रुद्रदेव ने सतर्क पूछा। आश्चर्य स्वाभाविक, आधार स्थापना साधक दुर्लभ, उच्च साधक उच्च संग्रह पसंद। प्रथम समय विप्रदेश पर्वत से आया। युए के साधकों की हार सुनी। साधना जगत परिवर्तन, सूचना हेतु। राक्षस मार्ग युए की नवीनतम। जायन ने संक्षिप्त। चारों आपस देखे। 3 क्षीण वृद्ध दिंग महाराज पर। सूचना में दिंग महाराज, युए में दिंग कुल के सांसारिक संपत्ति। रुद्रदेव ने कहा। अन्य सहमत। जायन की आंख विचित्र चमकी। दिंग महाराज लज्जित, असहाय। युए दिंग कुल ने हाल सूचना दी। कुल प्रसार न चाहता, किंतु मित्रों और सीनियर को बताता, किंतु गोपनीय रखें। अन्य उत्साहित, प्रशंसा। जायन सिर हिलाया। दिंग महाराज सांस लिया। धीरे, कुछ दिन पूर्व प्राप्त। युए अशांत। राक्षस मार्ग ने षष्ठ संप्रदाय संधि सेना हराए, किंतु अनेक साधक युए से न भागे। भू परिचय से छापा मार। कुछ मूल गठन साधक शेष। राक्षस मार्ग व्यस्त। मूल गठन आसान न। षष्ठ संप्रदायों के गुप्त बल राक्षस मार्ग को कष्ट। कुल 3 गुट। एक षष्ठ हार पर राक्षस को समर्पण। दूसरे संप्रदाय निकट, प्रतिशोध भय से भागे। तीसरा प्रतीक्षा। प्रमुख स्थल मास्क मून और जायंट स्वॉर्ड संप्रदाय अभी न भेदे। अन्य 4 भेदे, किंतु न्यून लाभ। दुर्लभ वस्तुएं शिष्यों ने हटा लीं। मेरे अनुसार युए शांत न तो युवानवु जिन पर न। राक्षस संख्या अधिक। 2 लघु मध्य देश एक साथ हराए। बाधक षष्ठ साधकों से निजात आसान। दिंग महाराज के शब्दों में स्वयं विश्लेषण। रुद्रदेव बीच में। दिंग महाराज, राक्षस ने श्वास क्यों दिया? हमारे संप्रदाय तैयार। कठिन, सती सूचना। सत्य संप्रदाय उच्चाधिकारियों को ज्ञात। दिंग महाराज सिर हिलाया। जायन की ओर देखा। देशीय संप्रदाय साधक समझा। विषय छोड़ मुस्कुराया। जायन को आघात। षष्ठ संप्रदायों ने शीघ्र भागने हेतु पूंछ काटी। प्रतिभाशाली शिष्य ले गए, शेष अज्ञानी बलिदान। पीली मेपल घाटी उच्चाधिकारियों ने क्रूर रणनीति। विश्वासित प्रतिभाशाली शिष्य सुरक्षित भागे। 2 समूह शिष्य बलिदान, लगभग सभी। तस्क प्रभावशाली, उदासीन, किंतु जायन का हृदय डूबा, मुख विकृत। सौभाग्य, अन्य लंबे न देखे। आश्चर्य दबाते शांत पूछा। दिंग साथी, पीली मेपल घाटी ने 2 शिष्य समूह क्यों त्यागे? रुचि, ही सीनियर पूछे तो सत्य। उच्चाधिकारियों ने समाचार पाते ही चतुर्भाग। प्रथम शिष्य समूह निकाला, किंतु राक्षस जासूसों को गुप्त सूचना। प्रतिभाशाली शिष्य, आध्यात्मिक पत्थर सामग्री लाद। राक्षस आकर्षित। 7 अज्ञानी शिष्य समूह संरचना से मुकाबला। दोनों ने पूर्ण ध्यान भटकाया। उच्चाधिकारियों ने सत्य प्रतिभाशाली शिष्यों को संप्रदाय की सहस्र वर्ष संपत्ति से विपरीत दिशा भागाया। पीली मेपल घाटी सबसे न्यून भागे, सबसे सुगम। अन्य 5 सामूहिक भागे। बारंबार आक्रमण, संघर्ष। मूल्यवान वस्तुएं राक्षस हाथ। युए में प्रसिद्ध। दिंग महाराज ने पूर्ण स्पष्ट। जायन को अपमान न। जायन अपरिवर्तित भाव, धीरे कोमल स्वर। ओह ऐसा। त्यागे गए पीली मेपल घाटी शिष्य मूर्ख थे। उसके शब्दों में कटु व्यंग्य और अंतर्मन का गहन आघात। हवा में युद्ध की ठंडी छाया। जायन ने कोमल मुस्कान के साथ अचानक कहा, तो युए की अशांति ज्ञात हो गई। पर्याप्त। रहस्यमयी शब्दों से चारों चकित, व्यंग्यपूर्ण भाव छिपाते जबरदस्ती मुस्कुराए। जायन उठा। सौम्य, चर्चा जारी रखें। मैं दूसरे मंडप में। जैसी इच्छा सीनियर। शुभकामनाएं। चारों ने सम्मानपूर्वक विदाई दी। जायन ने उदासीनता से हाथ लहराया। बाहर खड़े टेढ़ा आत्मा को पुकारा, दूसरे पाषाण मंडप की ओर। 4 घंटे बाद जायन शिखर कोने में खड़ा, सिर झुकाकर चिंतन में डूबा। युए हाल पर अनेक चर्चाओं में भाग। निष्कर्ष, अशांत परिस्थिति में 2 मार्ग। एक उड़न उपकरण से युए से दूर देश उड़ान, साधना स्थल। दूसरा प्राचीन परिवहन संरचना पुनर्स्थापित। जुआ, भूगर्भीय होने से दूर स्थान से जुड़ी। प्रथम विश्वसनीय, किंतु चिंतन से जोखिम समान। युए पूर्व पश्चिम राक्षस मार्ग का त्यानलुओ राज्य, धर्म मार्ग का फेंगदौ राज्य। उत्तर या दक्षिण। युवानवु उत्तर उड़ान, अनेक लघु मध्य देश, किंतु साधक राक्षस धर्म आक्रमण न झेल पाएंगे। कुछ दोनों महाशक्तियों के कठपुतली, खुले गुप्त संघर्ष।
अन्यथा सीमावर्ती त्यानलुओ फैंगदो व्यापक युद्ध असंभव। वे देश शीघ्र निर्णय लेते ही जायन मौन पर्वत से उड़ा। बाद सफ़ेद तालाब संग्रह में उसके साथ बात वाले प्राण संचय साधक उसके अभाव पर चकित। जायन प्रथम स्वर्गीय तारा संप्रदाय बाजार नगर गया, प्राचीन परिवहन संरचना पुनर्स्थापन सामग्री खरीदी, फिर यूए की ओर। इस बार सीधा मार्ग न, युवानवु यूए सीमा के एकांत भाग घूमकर गुप्त प्रवेश। यूए अब राक्षस मार्ग का, खतरे से बचने हेतु शत्रु पीछा न करे। किंतु सावधानी से अप्रत्याशित संकट टला। यूए अधिकांश सीमाएं कड़ी गश्त। मूल मार्ग से लौटता तो ध्यान आता, पीछा युद्ध अनिवार्य। यूए सुरक्षित प्रवेश कर वीरांतम मार्गों से आध्यात्मिक पत्थर खदान निकट पहुंचा, अनदेखा। दूर से खदान अवलोकन, अब राक्षस मार्ग के हाथ। हरा श्वेत वस्त्रधारी शिष्य, बाजू कोने में गहरा हरा भूत खोपड़ी या गुलाबी आड़ू पुष्प भूत आत्मा संप्रदाय और सामंजस्य बंधन संप्रदाय साधक। गश्त ज्ञात कर गुप्त निकला, निकट गुप्त भूमिगत प्रवेश। पूर्व दहाई गुफा आसानी से मिली। जादुई उपकरण से पत्थर हटाया, क्षतिग्रस्त प्राचीन परिवहन संरचना देख राहत सांस। अगले दिन नवीन भ्रम संरचना ध्वजों से स्थानपूर्ण छिपाया। पंचतत्व विपरीत संरचना ध्वज पट स्थापित, गुफा रक्षा। राक्षस साधक खोजे तो भागने समय। चिंता मुक्त पुनर्स्थापन आरंभ। तावीज में सूक्ष्मता अनिवार्य, सामान्य रेखा का न्यूनतम तिरस्कार त्रुटि। 7 दिन में आधा भी न। उस रात्रि समस्या, पूर्व खरीदी सामग्री समाप्त। जायन स्तब्ध। सूची से अधिक खरीदा, किंतु त्रुटि से अपव्यय अनुमान न उपकरण न संरचना विशेषज्ञ, कौशल अभाव से आधा अपव्यय। सांस ली, पुनः यात्रा। खदान पूर्व कुछ दिन दूर छोटा कुल बाजार नगर, नन्हा किंतु स्रोत लोहा क्रिस्टल मणि। संरचना मूल नष्ट न, सामान्य सामग्री पर्याप्त। चिंता, साधना जगत अशांति से बाजार नष्ट।
तो खतरनाक क्षेत्र, रात्रि आवरण में गुफा से उड़ा, बाजार की ओर। बाजार न तो युवानवु लौट, अधूरा संरचना उपेक्षा न। सुरक्षा हेतु रात्रि उड़ान, दिवस विश्राम शक्ति पुनरावृत्ति। पूर्व उड़ान क्षितिज सूर्योदय पर विश्राम स्थल। अचानक भाव परिवर्तन, सिर घुमाया। दूर कोई तीव्र उड़ान, एकाकी न। तुरंत दिव्य पवन नौकदाबी, नीचे उतरा, क्षण में रात्रि अंधेरे में लुप्त। आध्यात्मिक शक्ति संयमित, चकाचौंध ज्योति बिजली सी गुजरी। 10 मीटर चौड़ी रक्तिम बादल पीछा, भूत चीखे गुंजाती। बादल पीछे गुलाबी किरण, कोमल स्पष्ट पुकार। नीचे जंगल में छिपे जायन ने श्वेत ज्योति उपेक्षा कर रक्तिम बादल पर ध्यान परिचित। भूतात्मा संप्रदाय, युवा स्वामी वांगचंद्र का राक्षसी कला। वांगचंद्र की क्रूरता कष्ट स्मरण कर भाव उदास। चिंतन में आकाशवासी उतरे। श्वेत ज्योति रुकी, प्रकाश मंदित, श्वेत वस्त्रधारी स्त्री उड़न तलवार पर। स्लिम, पर्दा उड़े, प्रकट होते ही शीतल स्वर, कनिष्ठ, मुझे न जाने दोगे। मृत्यु इच्छा, स्वर कोमल शीतल, जायन चकित, क्या काव्या न आयन। वास्तव में कम बोलचाल किंतु संभोग के बाद जीवन की प्रमुख स्त्री। स्मृति सजीव, स्वर समान किंतु कर्कशता संदेह। आश्चर्य में रक्तिम धुंध, गुलाबी प्रकाश 40 मीटर दूर रुके। प्रकाश मंदित, रक्तिम बादल से वांगचंद्र, गुलाबी से सुंदर राक्षस पुरुष और स्त्री, जायन स्तब्ध। यानलिंग किले में अंतिम दर्शन, स्त्री सम सुंदर राक्षस, स्त्री लंबे लापता, राक्षस हाथ डोंग सुंदरी। डोंग सुंदरी शीतल गरिमामयी, प्रलोभक रूप लुप्त। आश्चर्य प्रारंभिक से मध्य आधार स्थापना। सुंदर राक्षस के साथ देख भौहें सिकुड़ी। वांगचंद्र सुंदर राक्षस ने पर्दावाली स्त्री को शीत दृष्टि, संकोच। काव्याना आयन, भूत आत्मा मूल गठन से युद्ध कर शक्ति क्षीण, किंतु मास्क मून हेतु अनेक राक्षस मूल गठन हराए। परस्पर विनाश जोखिम, आपस देखे, प्रथम न। सुंदर राक्षस मुस्कुराया, पहले काव्याना आयन दर्शन पर भागते, किंतु अब मास्क मून सामंजस्य बंधन पूर्व संबंध हेतु छोड़ना चाहूं, किंतु भूत आत्मा वांग सीनियर न मानेगे। परिचित स्वर, पूर्व चर्चित, किंतु वांगचंद्र को ढाल। वांगचंद्र क्रोध भाव न दिखाया, शीत दृष्टि, शांत, सुना सामंजस्य बंधन का गुप्त अंधमास चंद्रमा यिन अवशोषण कला। पुरुष साधक स्त्री मूल यिन भाग अवशोषित। न्यून किंतु सीनियर मूल गठन से त्यान, युवा को मध्य आधार बाधा पार। सुंदर राक्षस पीला, पीछा कारण वांगचंद्र को ज्ञात, अपमान क्रोध। पर्दावाली ने वैध दृष्टि, दांत पीसे, सभी समान नीच। मरो, हाथ उठाया, पृथ्वी कंपी, श्वेत तलवार ज्योति। वांगचंद्र सुंदर राक्षस भयभीत पीले, क्षण रक्तिम बादल किरण बने, आक्रमण। टालने दौड़े, रात्रि आकाश में जादुई संघर्ष का उग्र नृत्य। सुंदर राक्षस के निकट खड़ी डोंग सुंदरी को उसके इंद्रधनुषी अवरोध ने घेरा। क्षण में 3 पीछे उड़े। मूल गठन साधिका का वैर आक्रमण सहन असंभव। तलवार ज्योति आकाश भर, 40 मीटर पीछा कर अचानक लुप्त। साथ पर्दावाली स्त्री का स्लिम शरीर डगमगाया, गिरने योग्य। भूतात्मा संप्रदाय, युवा स्वामी वांगचंद्र सुंदर राक्षस आनंदित, पीछे हटना आक्रमण में बदला। नीचे देखते जायन का मुख कठोर, अनायास भंडार थैली थपथपाए। 13 लाल धागा छाया, शिकारी सुई उड़ी, तुरंत हाथ वापस। काव्या न आयन को क्षीण होते न देख सका, स्वार्थी शीत हृदय होकर भी। भूत आत्मा युवा स्वामी आदि से मुकाबला हो या न, समस्त हृदय आत्मा कार्य हेतु प्रेरित। सुई छोड़ने को उद्यत, आकाश परिवर्तन। डगमगाती स्त्री संभली, आंखें शीत ज्योति। वांगचंद्र सुंदर राक्षस पीले, छल ज्ञात, भागना देर। स्त्री ने हाथ उठाए, असंख्य तलवार ज्योतियां उड़ी, तीनों को चकाचौंध श्वेत प्रकाश में लपेटा। जायन राहत, सुई पकड़ी। आकाश श्वेत ज्योति से धूसर, रक्तिम बादल गुलाबी प्रकाश, तूफानी नौक सम डगमगाए, किंतु सहा। गुलाबी प्रकाश में सुंदर राक्षस